अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट जो बेसिकली बायोलॉजी के होंगे। और पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, पीएमडीसी एमडीकैट सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि इन तमाम चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट, इन तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस, इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको वीडियो की सूरत में प्रोवाइड किए जाएं और एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी शुड डू दिस, क्यों करें। देखो, सबसे पहली बात, एमडीकैट के अंदर अगर मैं 2026 की बात करूं तो इस वक्त एमडी कैट के सिलेबस के अंदर तकरीबन 45% जो वेटेज है एमडी कैट के पेपर के अंदर, वो सिर्फ बायोलॉजी का है। यानी कि अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो बायोलॉजी के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं बायोलॉजी के अंदर एंड दे आर नाउ स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज। एंड अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो, जो कि बहुत आसान है, बस शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, शर्त इतनी है कि आपने प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चंस, शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना चाहते हो तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। तो बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप आराम से 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर सकते हो। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस आपको मुश्किल लगती होंगी, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है एमडीकैट के लिए जो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी होता है। और जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आपके लिए 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। देखो, अब इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब क्या है, इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब यह है कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ये देखो कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो हो सकता है वहां पे आपको क्वेश्चन ना समझ में आए कोई, और आपके पास कोई वीडियो सॉल्यूशन भी ना हो। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपने करना यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने सिंपली जो है वो अपने साथ एक नोट्स की कॉपी खोल के रखनी है, और हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा, तो आपने क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करके खुद उसका सॉल्यूशन करना है। अगर आप उसका सॉल्यूशन कर लेते हो एंड वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि सर ये तो मेरा बिल्कुल ठीक हुआ, इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। और अगर लेट सपोज आपने उस क्वेश्चन को गलत किया है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आ रही होंगी, और उसी क्वेश्चन के अंदर उस पूरे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब सवाल ये होता है कि सर मैं सिंध का हूं, पंजाब का हूं, बलूचिस्तान का हूं, केपी का हूं, गिलगित का हूं, क्या मेरे लिए ये सीरीज काफी होगी, क्या मैं इस सीरीज को देख सकता हूं? देखो बेटा, इस पूरी सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम बोर्ड्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए, तमाम बोर्ड्स को देखते हुए बनाए गए। तो आसान जबान में अगर मैं बात करूं तो सिंपल में, आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आया आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, बलूचिस्तान से रखते हो, केपीके से रखते हो या सिंध से रखते हो, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके लिए अपना एग्जाम देना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो आप आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी किस्म की कोई मसले मसाइल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कोशिश करो कि इसको साथ साथ सॉल्व करो। अब होगा क्या, देखो एमडी कैट के अंदर एक वाहिद रास्ता जिससे आप स्कोर कर सकते हो वो एमसीक्यूज का आंसर करना ही है। और अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका नहीं आता, एमसीक्यूज को मार्क करने का तरीका नहीं आता, कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका नहीं आता, तो अल्टीमेटली आप स्कोर इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। और असल गेम तो बायोलॉजी का है। 81 अगर आपके नंबर आ गए तो पीछे जो नंबर बचते हैं उनको लेना काफी हद तक आसान हो जाता है, यानी कि आपका 40% तो सीधा सीधा यहां से सीधा हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत हद तक आसानी हो जाती है। तो बताने का मकसद ये कि आपने कोशिश करनी है कि इस पूरी सीरीज को एंड तक देखना है, और मेरी कोशिश होगी कि तमाम चैप्टर्स जो एमडी कैट के अंदर इंक्लूडेड हैं उन तमाम चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए जाए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये जो चैप्टर है ये इम्यूनिटी वाला चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर अक्सर बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर मसला होता है, स्पेशली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो अक्सर बच्चों को थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर काफ़ी मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं, और उनको ये समझ में नहीं आता कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और दे इवन डोंट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द टी सेल्स एंड बी सेल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो मेजॉरिटी बातें हैं वो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और इम्यूनिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्यूनिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हमने देखना है, और बहुत डिटेल के साथ हम लेके चल रहे होंगे। तो अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हो, तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, तो आपने इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी चैप्टर को। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट। ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये कैसे एक्ट करता है। देखो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कब आता है, देखो सबसे पहली बात फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी को सबसे पहले इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के थ्रू प्रोवाइड करेगी। किसके थ्रू? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के थ्रू। यानी कि बॉडी की ये वो इम्यूनिटी है जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के साथ, ये सबसे पहले ऐसी चीज़ के साथ जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है उसके साथ कांटेक्ट में आएगी। अब जब ये फेल हो जाएगा तो अल्टीमेटली सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आती है, फीवर आता है, एंड अल्टीमेटली सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ साथ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी काम करने लगता है। तो ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है जिसे आप एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हो, ये साइमल्टेनियसली काम करता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट एक्चुअली वर्क साइमल्टेनियसली विद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ साइमल्टेनियसली काम करेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते, कह रहे एंटीजन बेस्ट डिस्क्राइब इज। ठीक है, एंटीजन को आप बेस्ट डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो? एंटीजन वो सब्सटेंस है, एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है। अगर मैं आम जबान में बात करूं, अब ये कुछ भी हो सकता है, मेनली प्रोटीन होता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है या कार्बोहाइड्रेट होगी नो, ओनली लिपिड होगी नो, मेजॉरिटी प्रोटीन्स होती है। एनी सेल्फ मैक्रोमोलिक्यूल, सेल्फ का मतलब है बॉडी का अपना मैक्रोमोलिक्यूल होगा। याद रखना नॉर्मली बॉडी हमेशा काम करती है सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ, हर उस चीज के अगेंस्ट काम करती है जो मेरी बॉडी का नहीं है। सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ के ऊपर नॉर्मली काम करती है बॉडी, तो सेल्फ के ऊपर तो काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब है यहां आंसर ऑप्शन बी बनता है, एक ऐसा फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल जो कि रिस्पॉन्स को एलिसिट करे, रिस्पॉन्स को शो करे, इम्यूनिटी को डेवलप करे। तो आंसर यहां ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहा है एडेप्टिव रिस्पॉन्स वेरी। एडेप्टिव रिस्पॉन्स वेरी करता है किन के दरमियान? नॉट ऑल बिटवीन पीपल, तमाम लोगों के दरमियान नहीं करता, ये तो गलत बात है। देखो एडेप्टिव रिस्पॉन्स या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इस बात के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितना ऑर्गेनिज्म से वास्ता पड़ा है। जितना उसका ऑर्गेनिज्म से वास्ता पड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी। हो सकता है एक बच्चा जिसका लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है कि उसका
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी भी ऐसी चीज़ से जो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है उससे ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा, तो उसकी इम्यूनिटी कम होगी एज कम्पेयर टू उसकी जो बेसिकली काम कर रहा है एक ऐसे एनवायरनमेंट में या ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे उसको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो स्लाइटली इन चिल्ड्रन ओनली नो, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ओनली बाय सेक्स नो, फीमेल मेल का कोई यहाँ पे कहानी नहीं होती, तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। इस सवाल में कह रहा है द वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम कैन जनरेट। वर्टिब्रेट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या जनरेट करता है? देखो वर्टिब्रेट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके पास बिलियंस ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडी बना सकता है, बिलियंस ऑफ एंटीबॉडी जिसे आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स कह सकते हो, वो बना सकता है। दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो यहां पे बिलियंस ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडी वुड बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं एमएचसी मॉलिक्यूल सर्व प्राइमरली एज। ये जो एमएचसी मॉलिक्यूल होता है कि क्या होता है? देखो नॉर्मली जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इन तमाम वर्टिब्रेट्स के सेल के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसे आप MHC कहते हो, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन के केस में इस MHC का नाम MHC भी कह सकते हो आप उसे, या HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी कह सकते हो, क्योंकि MHC का ही दूसरा नाम HLA ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? MHC का जो मेजर काम है वो क्या है? MHC का जो मेजर काम है वो है सेल को पहचान देना, आइडेंटिफिकेशन देना, आइडेंटिफिकेशन देना कि भाई ये बॉडी का अपना सेल है या बाहर का सेल है। दूसरा ये किसी हद तक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर भी मिलेगा, वो एक अलग कहानी है। तो क्या ये डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे काम करेगा? नो। क्या ये न्यूक्लियर रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा? नो। हार्मोन्स के तौर पे काम करेगा? नो। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेल सरफेस आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स। सिंपल। आगे चलते। इस सवाल में कह रहा है MHC1 स्ट्रक्चर इंक्लूड। जो MHC1 का स्ट्रक्चर होता है वो आपको कैसा नजर आता है? तो MHC1 का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर होता है, और MHC1 के अंदर अगर आप देखो एक अल्फा 1 होता है, एक अल्फा 2 होता है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे आपका एंटीजन बाइंड करता है। नीचे आपको मिलता है दिस इज अल्फा 3, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बीटा सब यूनिट। ठीक है, दिस इज बीटा सब यूनिट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MHC1। MHC1 का स्ट्रक्चर है, सही है। अगर मैं MHC2 का देखूं तो MHC2 में ये अल्फा 1 आ गया, एग्जाम्पल है, ये बीटा 1 आ गया आपके पास। इसी तरीके से ये अल्फा 2 आ गया, मैं सिंपल मैनर के अंदर बना रहा हूं, ये बीटा 2 आ गया। यानी कि बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1, अल्फा 2। ठीक है, अब अगर आप ये MHC2 हो गया, अब अगर आप इस चीज को देखते हुए चलो तो MHC1 के स्ट्रक्चर में अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 मिल रहा है, 3 अल्फा सब यूनिट मिल रहे हैं, और एक आपको क्या मिल रहा है? एक आपको बीटा 2 माइक्रो ग्लोब्यूलर मिल रहा है। आगे देख लेते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा नहीं, 2 अल्फा 2 बीटा तो MHC2 के अंदर है, तो ये नहीं हो सकता। एक पॉलीपेप्टाइड मिल रहा है, नो। लिपिड एंकर ओनली, नो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है MHC2 बाइंडिंग ग्रुप इज डिस्क्राइब्ड एज। MHC2 का जो बाइंडिंग ग्रुप होता है ये कैसा होता है? देखो MHC2 ये वो रिसेप्टर है जो आपको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि MHC2 का जो बाइंडिंग ग्रुप होता है वो किससे बनता है? अल्फा 1। ठीक है, मान के चलो ये अल्फा 1 है और ये बीटा 1 है, तो अल्फा 1 और बीटा 1 से ये बनेगा। अब ये जो ग्रुप होता है ना, ये अल्फा, ये बेसिकली MHC1 के मुकाबले में कैसा होता है? ये MHC1 के मुकाबले में शैलो होता है, बहुत डीप नहीं होता। और क्योंकि ये शैलो होता है तो अगर आप देखो तो शैलो के साथ ओपन एट ईच एंड, ओपन एट एंड, तो आंसर यहाँ क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा, शैलो एंड ओपन एट एंड वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहे हैं MHC1 आपको कहाँ मिलता है? MHC2 तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर मिलेगा, MHC1 कहाँ मिलेगा? जो MHC1 होता है ये आपको तमाम के तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ द बॉडी पे मिलेगा। तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं बॉडी के, न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं बॉडी के, उनके ऊपर आपको मिलेगा, साथ में प्लेटलेट्स के ऊपर भी मिलेगा। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ही हो जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं लॉस और अल्टरेशन ऑफ MHC1 टेंड टू ट्रिगर। अब अगर MHC1 या तो खत्म हो जाए सेल के ऊपर से, या उसमें कोई चेंज आ जाए, अगर MHC1 खत्म हो जाए या MHC के ऊपर कोई चेंज आ जाए तो क्या होगा? होगा ये
कि क्या ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होगी या टॉलरेंस डेवलप होगी। टॉलरेंस का मतलब है टॉलरेट करना, अगर चेंज हो गया कोई मसले वाली बात नहीं है, रहने दो, ऐसा तो नहीं होता। ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होगी नो, एंटीबॉडी स्विचिंग होगी नो। असल में क्या होगा, जिस भी सेल के ऊपर ये MHC1 या खराब हुआ है, खराब से मुराद या डिस्ट्रॉय हुआ है या ऑल्टर हो गया, तो अब इस सेल को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। देयर विल बी टर्मिनेशन ऑफ टारगेट सेल, देयर विल बी टर्मिनेशन ऑफ टारगेट सेल। तो आंसर यहां ऑप्शन बी बनता है। एक आसान सवाल था, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। सही है, आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है, इस सवाल में आपसे कह रहा है CD4 टी सेल इंटरैक्ट कैरेक्टरिस्टिकली विद। अब याद रखना एक चीज होती है रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 क्या कहता है, रूल ऑफ 8 आपने याद रखना है। अगर आप रूल ऑफ 8 याद रख लो तो चीजें आपके लिए आसान होंगी। रूल ऑफ 8 ये कहता है कि MHC1 और MHC2 ये जिसके साथ भी बाइंड करेगा अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करने के ऊपर आंसर 8 आएगा। अब बताओ, अगर मुझे 1 में आंसर 8 लेकर आना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 8 है, 8 से। तो ये बाइंड करेगा CD8 रिसेप्टर से, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है। इसी तरीके से जो MHC2 होता है, क्योंकि अगर मुझे आंसर 8 लेकर आना है तो मुझे इससे 4 से बाइंड करना पड़ेगा, तो ये बाइंड करता है CD4 से। अब यहां पे देख लो आंसर, CD4 टी सेल किसके साथ बाइंड करेगा, MHC1 के साथ या MHC2 के साथ, तो आपका जवाब होगा MHC2 के साथ। सिंपल, रूल ऑफ 8 याद रखो, चीजें आसान रहेगी। आगे चलते हैं। कह रहा है व्हेन पेप्टाइड इज डिस्प्लेड ऑन MHC2 ऑफ एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द नेव हेल्पर टी सेल। अब होता क्या है, हमारे पास जब भी MHC2 के ऊपर किसी एंटीजन को शो किया जाता है, तो जो हेल्पर टी सेल होता है वो नेव होता है। नेव का मतलब इनएक्टिव होता है। अब जब वो एक्टिव, अब आगे क्या होगा, अब होगा ये कि पहली बात, ये हेल्पर टी सेल खुद को एक्टिवेट करेगा, बाकी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, और ये डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करेगा जिन्हें आप लिम्फोकाइंस कहते हो। तो बी सेल को इनएक्टिवेट नहीं करेगा, नेक्रोसिस नहीं करेगा, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट बाद में हो सकता है, बट अभी के लिए आंसर क्या होगा, एक्टिवेट एंड रिलीज लिम्फोकाइन। बहुत सारे लिम्फोकाइंस रिलीज कर रहा होता है, तो आंसर यहां ऑप्शन बी बनता है। अगले सवाल की तरफ चलते, और अगले सवाल में आपसे कह रहा है इन्नेट इम्यूनिटी एग्जिस्ट। इन्नेट इम्यूनिटी होती क्या है, देखो इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इम्यूनिटी दो तरह की मिलेगी। एक इम्यूनिटी वो होती है जो बाय बर्थ होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और ऐसी इम्यूनिटी को आप इन्नेट इम्यूनिटी कहते हो, जिसमें फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। दूसरी इम्यूनिटी वो होती है जो विद एज डेवलप होती है, जिसे आप अडैप्टिव इम्यूनिटी कहते हो, जिसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी एग्जिस्ट कब करती है, बिफोर इन्फेक्शन एज नेचुरल डिफेंस, ओनली इन वैक्सीनेटेड पर्सन, ओनली इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, नो, ओनली आफ्टर इन्फेक्शन, नहीं, इन्फेक्शन के बाद जरूरी नहीं है, बाय बर्थ मौजूद है। तो बिफोर इन्फेक्शन एज नेचुरल डिफेंस, दिस वुड बी द राइट आंसर, दिस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं अ सेल्यूलर बैरियर इन इन्नेट इम्यूनिटी इंक्लूड्स। सेल्यूलर बैरियर क्या होता है इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। अब जब हम सेल्यूलर बैरियर्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर मेनली रोल प्ले करते हैं। खासतौर पे अगर मैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करूं तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे WBCs में अगर मैं लूं तो मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस के अलावा आपके पास मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो प्लेटिलेट्स का काम तो नहीं होगा, प्लेटिलेट्स का काम इम्यूनिटी के अंदर तो मेनली नहीं है, RBC का काम भी नहीं होगा, केराटिन का भी काम नहीं होगा, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्रोफेज हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप कॉन्सेप्ट भी लेके चलो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, कह रहे एडेप्टिव इम्यूनिटी बिकम एविडेंट। एडेप्टिव इम्यूनिटी कब एविडेंट होती है? एडेप्टिव इम्यूनिटी हमेशा तब एविडेंट होती है जब इन्नेट इम्यूनिटी ब्रीच हो जाती है। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर, इन्नेट इम्यूनिटी अगर मान के चलो जो ऑर्गेनिज्म आया उसने इन्नेट इम्यूनिटी को बाईपास कर दिया, वो इन्नेट इम्यूनिटी को खत्म करके अब बॉडी में आ चुका है, तो अब कौन काम आएगा? अब हमारे पास जो काम आएगा वो आएगा हमारे पास एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो आफ्टर ब्रीच ऑफ इन्नेट डिफेंस वुड बी द राइट आंसर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गया, तो अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करेगी, तो आंसर यहां ऑप्शन बी बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
कह रहे कंपेयर्ड विद इनेट रिस्पॉन्स, अडेप्टिव रिस्पॉन्स जनरली, इनेट रिस्पॉन्स के मुकाबले में अडेप्टिव रिस्पॉन्स कैसा होता है? देखो अडेप्टिव रिस्पॉन्स ये लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स बनते हैं, तो इट इज लॉन्ग टर्म। अब अगर ये लॉन्ग टर्म है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज बॉडी में आया, आज से 10 साल बाद वो दोबारा आएगा तो मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी फौरन, क्योंकि बॉडी को पता है कि भाई ये आया था पहले। तो पहली बात ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, शॉर्ट लिव तो नहीं है, शॉर्ट लिव नहीं है, आइडेंटिकल इन टाइमिंग नहीं हो सकता क्योंकि इनेट इम्यूनिटी हमारे पास जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, ठीक है। वैसे इनेट भी होती है बट ज़्यादा लॉन्ग टर्म कौन होगा? ज़्यादा लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली हमारे पास एडेप्टिव, और एडेप्टिव स्लो होती है, मतलब एकदम डेवलप नहीं होती, स्लो होती है, जबकि जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो फास्टर डेवलप होती है, मतलब ऑब्वियसली बाय बर्थ मौजूद है तो इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहे हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इन सम केसेस प्रोवाइड। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का मतलब ये है कि मान के चलो एक ऑर्गेनिज्म है ए, ये बॉडी में आया, और जब ये बॉडी में आया तो बॉडी ने इसके खिलाफ काम किया और अडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप हुई। अब जब एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो मेरी बॉडी ने इसकी मेमोरी को स्टोर कर लिया कि भाई ये भी कोई ऑर्गेनिज्म था जो आया था और हम इससे निपटे थे। अब अगर बाद में कभी आएगा तो मेरी बॉडी आते साथ ही इसके ऊपर हमला कर देगी क्योंकि मेरी बॉडी को पता है। तो क्या आर्स और प्रोटेक्शन देता है? नो। नो प्रोटेक्शन देता है? नो। प्रोटेक्शन ओनली इन न्यूबॉर्न? नो। ये तो इनबॉर्न इम्यूनिटी हो गई या इनेट इम्यूनिटी हो गई। तो यहां आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस वुड बी द राइट आंसर। लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगले सवाल में कह रहा है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी रिजल्ट फ्रॉम। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? देखो नेचुरल एक्टिव का मतलब क्या? एक्टिव का मतलब है बॉडी खुद डेवलप कर रही है, बॉडी डेवलप इम्यूनिटी बाय इटसेल्फ, बॉडी खुद डेवलप कर रही है इम्यूनिटी। अब अगर बॉडी खुद इम्यूनिटी डेवलप कर रही है तो कैसे कर रही है? नेचुरली। अब नेचुरली बॉडी कैसे इम्यूनिटी डेवलप करती है? या तो कोई ऑर्गेनिज्म आए और वो इन्फेक्शन करवाए। अब हो सकता है उस इन्फेक्शन की अलामात जाहिर हो सकता है अलामात जाहिर ना हो। अगर अलामात जाहिर हो गई तो वो होगा क्लिनिकल केस, और अगर अलामात नहीं जाहिर हुई तो सब क्लिनिकल। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वैक्सीन आपके पास कैसे आती है? वैक्सीन में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करते हो, जो भी ऑर्गेनिज्म है या जो भी पैथोजन है उसको आप इंजेक्ट कर रहे होते हो, तो ये आपके पास आर्टिफिशियल एक्टिव में आ सकती है, आर्टिफिशियल एक्टिव में आ सकती है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहे पैसिव इम्यूनिटी इज ट्रांसफर ऑफ। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी इम्यूनिटी खुद डेवलप करती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में बनी बनाई इम्यूनिटी मिलती है। तो बनी बनाई इम्यूनिटी में क्या होगा? सिर्फ मेमोरी होगा? नो। सिर्फ एंटीजन होगा? नो। बनी बनाई इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज भी होंगे, इम्यून सेल्स भी होंगे, डोनर्स। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साइटोकाइन ओनली। नो, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कह रहे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ। आर्टिफिशियल पैसिव का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल का मतलब है आपने आर्टिफिशियली दिया, और पैसिव का मतलब है बनी बनाई। तो आर्टिफिशियली बनी बनाई इम्यूनिटी आपने दे दी। अब ये कैसे आएगी? जाहिर सी बात है, मान के चलो एक ऑर्गेनिज्म है, उसको एक इंसान है, ह्यूमन, उसको एक बीमारी हुई ए, इसने इम्यूनिटी डेवलप की, इसके ब्लड में इम्यूनिटी डेवलप हुई। आपने क्या किया? इसके ब्लड से सीरम लिया जिसके अंदर एंटीबॉडीज वगैरह थी, और ये एक हेल्दी इंसान को लगा दिया, ह्यूमन बी को। अब ह्यूमन बी में इंफेक्शन तो नहीं हुआ था, इसको बनी बनाई इम्यूनिटी मिल गई। किससे बनी बनाई इम्यूनिटी मिल गई? आर्टिफिशियली बॉडी के बाहर से। तो दिस इज बेसिकली द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो यहां पे आंसर इम्यून सीरम और इम्यून सेल्स होगा, ए वुड बी द राइट आंसर। एपिथेलियल सेल, स्किन ग्राफ्ट नहीं होगा, डाइटरी प्रोटीन भी नहीं होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहा है वैक्सीन यूज टू इंड्यूस इम्यूनिटी कैन बी। जो वैक्सीन आप इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो वैक्सीन क्या हो सकती है? हो सकता है उसमें वायरस हो, लेकिन वो वायरस या वो, और हो सकता है उसमें ऑर्गेनिज्म हो, वायरस जरूरी नहीं है, हो सकता है उसमें ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म के हमला करने वाली सलाहियत को आपने खत्म कर दिया। तो इसको कहते हो आप लाइव अटेन्यूएटेड, जिंदा है लेकिन वो हमला नहीं कर सकता। किल्ड पैथोजन का मतलब है आपने मार दिया, या हो सकता है उसकी कोई प्रोडक्ट हो। दिस वुड बी द राइट आंसर। सिर्फ सेल्फ एंटीजन, सिर्फ टॉक्सिन, सिर्फ डीएनए नहीं होता, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहे हैं सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट, पॉलीसेकेराइड, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन आर ग्रुप्ड अंडर। अब सब यूनिट वैक्सीन को, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन को, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन को आप
किस वैक्सीन के अंडर ले जाओगे? लाइव एटेन्यूएटेड में तो वैक्सीन लाइव होती है, मतलब जिंदा होती है, एटेन्यूएटेड होती है। टॉक्सॉइड में आप ले जा नहीं सकते, नन तो आंसर बन नहीं सकता। तो यहाँ पे आंसर सब यूनिट टाइप्स बन सकता है, क्योंकि ये एसटीबी की एग्जैक्टली लाइन है, ठीक है, सेंट एक्सपोर्ट की एग्जैक्टली लाइन बन जाती है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले केस में कह रहे हैं लिम्फोसाइट कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली ऑफ सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसी। सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसी का कितना होंगे? 20 to 40%। तो 20 to 40% आपके पास डब्ल्यूबीसी हो जाएंगे। अब इसको आपने एक ट्रिक से याद रखना है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। तो सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल, देन लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन इजोनोफिल, देन बेसोफिल। तो इनका नंबर सेकंड पे आता है। तो आप ऑन एन एवरेज आंसर देख के चल सकते हो। 100% तो नहीं होगा, 60 to 80% सबसे ज्यादा वाला होगा। तो आंसर यहाँ 20 to 40% होगा। आगे चलते हैं। मॉर्फोलॉजिकली टी सेल एंड बी सेल्स आर, अगर आप टी सेल और बी सेल को देखोगे तो टी सेल और बी सेल मॉर्फोलॉजिकली कैसे नजर आएंगे आपको? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं टी सेल और बी सेल की, तो चाहे टी सेल हो चाहे बी सेल हो, आप इनको इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी मैचुरेशन बस अलग अलग जगह पे हो रही है ये लिम्फोसाइट ही। आइडेंटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री भी नहीं हो सकता, नॉर्मली इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। आप इनको इतना आराम से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते मॉर्फोलॉजिकली की बेसिस के ऊपर, मॉर्फोलॉजी यानी कि अपीयरेंस की बेस के ऊपर आप इन्हें इतना डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन आप इन्हें बायोकेमिकली या फंक्शनली, ऑब्वियसली टी सेल का फंक्शन कुछ और है, बी सेल का फंक्शन कुछ और है। बी सेल जो है वो आपके पास एंटीबॉडी रिलीज करता है, जबकि जो टी सेल होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर मेनली रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, नॉट डिफरेंट इन साइज ओनली। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। क्या है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट लिम्फोसाइट इज अबाउट? अगर मैं ज्यादातर लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन देखूं तो वो कितना होता है? देखो, हो सकता है कि लाइफ स्पैन कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का हो सकता है। तो किताब ये कहती है कि कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का हो सकता है। तो यहां आंसर ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। बी सेल मेच्योर प्राइमरली इन, अब ये जो बी सेल है ये कहाँ मेच्योर होते हैं? बी को बी इसलिए कहते हैं क्योंकि डिस्कवर हुआ था चिकन के एक ऑर्गन के अंदर जिसे आप बर्सा ऑफ फैब्रिकस कहते हो। लेकिन बाद में ह्यूमन में हमने देखा कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, लेकिन ये जो ह्यूमंस में बी लिम्फोसाइट है ये बोन मैरो में ही बनते हैं और बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। तो यहाँ आंसर बोन मैरो बनता है, जबकि टी सेल थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है हिस्टोरिक डिस्कवरी ऑफ बी सेल ट्रेसेस टू, अभी मैंने बताया बर्सा ऑफ फैब्रिकस ऑफ चिकन वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, सेम सवाल है। आगे चलेंगे। कह रहा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पार्टिकुलरली किसके अगेंस्ट काम करती है? तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हर उस चीज के खिलाफ काम करती है जो आपकी बॉडी के लिए मेनली नुकसानदेह। क्या हो सकता है? क्या एक्स्ट्रा सेल्युलर पॉलन हो सकते हैं? पॉलन जरूरी नहीं है, ठीक है, वायरसेस हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट हो सकते हैं, यानी कि बॉडी में आके कुछ हमला करने वाले पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। आगे चलते हैं। कह रहा है ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसकी एक्टिविटी की वजह से होती है? तो याद रखना टी लिम्फोसाइट की वजह से होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जबकि बी लिम्फोसाइट की वजह से होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, क्योंकि ये एंटीबॉडी रिलीज करता है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी वुड बी द राइट आंसर। तो यहाँ आप देख लो ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी सेल्स की वजह से, तो आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे बी सेल रिसेप्टर आर कंपोज्ड ऑफ, बी सेल रिसेप्टर का जो बी सेल रिसेप्टर को जब आप देखोगे तो वो किससे मिलकर बना होता है? देखो, जब हम बी सेल रिसेप्टर की बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि जो IgD है ये नॉर्मली बी सेल रिसेप्टर के तौर पर काम करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है हैवी चेन भी होगी और लाइट चेन भी होगी। तो इसके अंदर बहुत हैवी चेन और लाइट चेन आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर ही यही है। तो लाइट एंड हैवी चेन विद एंटीजन बाइंडिंग वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं नाइव टी सेल बिकम एन इफेक्टेड टी सेल आफ्टर, एक ऐसा टी सेल जो कि नाइव है, अभी तक उसने काम शुरू नहीं किया, इफेक्टेड टी सेल में यानी कि जो काम करने वाले टी सेल है उसमें कन्वर्ट हो सकता है कब? जब भी बॉडी में
कोई इन्फेक्शन होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो ऑब्वियसली बॉडी में इम्यूनिटी स्टार्ट होगी, इम्यूनिटी बनना स्टार्ट होगी, इम्यूनिटी डेवलप होना स्टार्ट होगी। और इस इम्यूनिटी के अंदर मेनली जो काम करते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स करते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेंगे और एंटीजन ले जाके दे देंगे आपके डिफरेंट इम्यून सेल्स को, WBCs को, कहेंगे कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बंदा है, ये पैथोजन है, ये आए तो मार दो, सिंपल। तो ये क्या करेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे और इनको सिग्नल्स चाहिए। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं। कह रहा है फंक्शनल टी सेल ग्रुप इंक्लूड, टी सेल के फंक्शन के, टी सेल के अंदर कौन कौन से आपके पास सेल्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल आएगा जो काम करता है, देन आपके पास मेमोरी टी सेल भी आ सकता है, उसके अलावा हेल्पर टी सेल भी आ सकता है, सप्रेसर टी सेल भी आ सकता है, ठीक है, ये सारे सेल्स आ सकते हैं, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल और सप्रेसर टी सेल। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है CD साइटोटॉक्सिक टी सेल आर आइडेंटिफाइड बाय, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। नॉर्मली इनके पास CD8 रिसेप्टर होते हैं, तो इन्हें आप CD8 पॉजिटिव सेल्स कह सकते हो। CD4 कहाँ होता है, CD4 होता है हेल्पर टी सेल पे। सर कैसे याद रखें, H और 4 मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद रखो। बाकी CD8 आपको कहाँ मिलेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल पे मिलेगा, तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है, ठीक है। बी सेल रिसेप्टर तो वैसे सबके ऊपर बी सेल के ऊपर होता है, इसी तरीके से IgD जो है वो बी सेल रिसेप्टर ही है, तो यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता, टी सेल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर CD8 बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है टारगेट फॉर साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल काम कैसे करता है, पहले ये जरा समझो। साइटोटॉक्सिक टी सेल बहुत सिंपली काम करता है, ये हर उस सेल के खिलाफ काम करेगा जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया। ये जो बॉडी का ट्यूमर सेल है या इसके अंदर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ, अब ये करता ये है कि इसने देखा कि भाई हमारे पास ये CD8 पॉजिटिव सेल्स है। अब इसने MHC को पढ़ा और MHC को देखने के बाद, ठीक है, बेसिकली इसको एक्टिवेट किया, CD8 आया, CD8 पॉजिटिव सेल आया, ठीक है। MHC के ऊपर कोई मसला था, MHC में कोई भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब बॉडी के डिफरेंट इम्यून सेल्स ने क्या किया, CD8 सेल को एक्टिवेट किया। अब जब CD8 सेल एक्टिवेट हुए तो इसने सबसे पहले रिलीज किया परफोरिन, परफोरिन ने इस सेल में बना दिए पोर ताकि चीजें निकल के बाहर आ जाए। अब जब पोर बन गए तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिलीज किया गया ग्रेंजाइम ताकि बाकी जितनी भी चीजें उनको खत्म कर दिया जाए, उनको डाइजेस्ट कर दिया जाए। तो यहाँ आंसर वायरली इन्फेक्टेड सेल, बैक्टीरिया, ट्यूमर सेल्स होगा। आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है हेल्पर टी सेल बेयर को रिसेप्टर। अभी हमने देखा हेल्पर टी सेल के ऊपर जो को रिसेप्टर मिलता है वो कौन सा होता है। देखो हेल्पर टी सेल के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, हेल्पर टी सेल के ऊपर आपको क्या क्या मिलेगा। हेल्पर टी सेल के ऊपर पहली बात तो ये कि हेल्पर टी सेल के ऊपर आपको टी सेल रिसेप्टर तो मिलेगा, साथ में आपको CD4 भी मिल सकता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखते हुए चलोगे हेल्पर टी सेल को, तो हेल्पर टी सेल के ऊपर आपको CD4 रिसेप्टर, को रिसेप्टर मिल सकता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है रेगुलेटरी या सप्रेसर टी सेल एक्ट चीफली टू। अब ये काम करते हैं ब्रेक का। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी लड़ रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ रही है। अब क्या हुआ, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो चुका है, ये वो पैथोजन खत्म हो चुका है। अब अगर बॉडी मुसलसल हमला करती रहेगी तो अपने सेल्स को नुकसान पहुंचाएगी। जैसे एक गाड़ी चल रही है, चलती रहेगी, जब तक आप उसमें क्या अप्लाई ना करो, ब्रेक, तो इम्यूनिटी का काम हो रहा है, चलता रहेगा जब तक आप क्या अप्लाई ना करो, ब्रेक अप्लाई ना करो। तो ये जो ब्रेक है ये कौन अप्लाई करता है, सप्रेसर टी सेल। तो यहां जो आंसर बनेगा वो सप्रेस एक्टिविटी ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल, एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, बी सेल आफ्टर क्लियरेंस। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया खत्म होने के बाद, क्लियरेंस के बाद आप रोकोगे। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है मेमोरी टी सेल कैरेक्टरिस्टिक है। मेमोरी टी सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेमोरी टी सेल कब बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक पैथोजन आया, टी सेल्स ने उसके खिलाफ काम किया और कुछ मेमोरी सेल्स बना दिए। अब ये मेमोरी सेल जाके स्टोर हो गए कुछ टाइम के लिए, और जब भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ये पैथोजन दोबारा आएगा तो बॉडी क्या करेगी, इसके खिलाफ लड़ेगी। तो री इन्फेक्शन जब भी होगा तो बॉडी इससे लड़ेगी, और ये एयर्स तक चल सकती है। रैपिडली फॉर्म इफेक्टर ऑन री एक्सपोजर एंड सर्वाइव फॉर ईयर्स। तो आंसर यहां पे ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, वैक्सीनेशन बेनिफिट स्पेसिफिकली फ्रॉम।
वैक्सीनेशन किससे बेनिफिट हासिल करती है, ठीक है। अब ये बड़ा अगेन इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो हमारे पास जो वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन बेनिफिट लेती है किससे? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी टी सेल्स। मान के चलो हमारे पास हमने एक वैक्सीन लगाई। अब वैक्सीन लगा के क्या हुआ? वैक्सीन लगा के इम्यूनिटी डेवलप हुई बॉडी में, और बॉडी ने क्या कर लिया? बॉडी ने ये जो वैक्सीन हमने लगाई जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ या जिस भी पैथोजन के खिलाफ, बॉडी ने इसकी मेमोरी स्टोर कर दी। अब जब ये ऑर्गेनिज्म या ये पैथोजन आएगा तो बॉडी इसके ऊपर हमला कर लेगी। तो प्रेजेंस ऑफ टी मेमोरी सेल वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कह रहे सम एक्टिवेटेड बी सेल बिकम, कुछ एक्टिवेटेड बी सेल क्या बन जाते हैं? कुछ एक्टिवेटेड बी सेल, देखो बी सेल जब भी एक्टिवेट होगा वो दो सेल्स में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मा जो कि एंटीबॉडी रिलीज करेगा, और दूसरी तरफ हमारे पास आता है बी मेमोरी जो कि स्टोर हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, और बाद में जब भी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आएगा तो क्या डेवलप करेगा? ये एंटीबॉडी डेवलप करेगा। तो यहाँ पे बी मेमोरी सेल वुड बी द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है इन द टी डिपेंडेंट रूट। टी डिपेंडेंट रूट का मतलब है जहां टी सेल्स के ऊपर बी सेल जो है वो एक्टिवेट होता है, यानी कि टी सेल जब एक्टिवेट होगा तो अल्टीमेटली बी सेल को एक्टिवेट करेगा। दिस इज टी डिपेंडेंट रूट। अब कह रहा है इन द टी डिपेंडेंट रूट सिग्नल टू नीव बी सेल, यानी कि टी डिपेंडेंट रूट के अंदर जहां टी सेल से बी सेल एक्टिवेट होता है वहां पे जो सिग्नल्स होते हैं किसकी तरफ? बी सेल्स की तरफ ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से आते हैं? तो होता यह है कि जब टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करता है तो होता यह है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जाके हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करता है, और हेल्पर टी सेल फिर आगे जो है वो बी सेल को एक्टिवेट करता है। तो यहां पे एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल प्रेजेंटिंग पेप्टाइड विद MHC2 एंड रिलीज अलर्ट, दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप इतना लंबा जुमला ना भी पढ़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो तो आपके लिए चीज आसान रहेगी। आगे चलते हैं। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इज ट्रांसफर। नेचुरल पैसिव का मतलब क्या है? नेचुरल का मतलब है नेचुरली बॉडी में आ रही है। अब पैसिव मतलब बनी बनाई। नेचुरली बनी बनाई बॉडी के इम्यूनिटी कैसे आएगी बॉडी में? भाई सिंपल, फीटस को जो मदर से इम्यूनिटी मिलती है वो नेचुरली मिलती है, जाहिर सी बात है, मदर से जो फीटस को मिल रही है। इसी तरीके से मदर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू इम्यूनिटी दे रही होती है फीटस को। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, IgA बड़ी कॉमन है। तो असल में आंसर इसका क्या बनेगा? वाया प्लासेंटा टू फीटस, ठीक है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है। अगेन सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कॉमनली एम्प्लॉयज। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है? तो अगेन वही सवाल रिपीट हुआ है कि हमने इम्यून सेरम और इम्यून सेल्स को लिया इम्यून पर्सन से, तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। आर्टिफिशियल पैसिव हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर यहाँ का बनता है ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है पर्सन गेन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आफ्टर। आर्टिफिशियल का मतलब है आपने आर्टिफिशियली दी, एक्टिव मतलब बॉडी ने खुद इम्यूनिटी डेवलप की है। आपने आर्टिफिशियली कोई सिग्नल दिया और बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप की। इसकी क्लासिकल एग्जांपल वैक्सीनेशन आती है, अभी हमने देखा था। तो अगर आप याद हो तो आर्टिफिशियल एक्टिव में जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो क्या आ जाती है? वैक्सीनेशन आ जाती है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगले सवाल में आपसे कह रहा है MHC2 इज एसेंशियल फॉर। MHC2 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? देखो MHC2 प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर इंपॉर्टेंट है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बेसिकली अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर मेनली रोल प्ले करते हैं। तो दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स वाया CD4 टी सेल्स, या अगर अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी होता तब भी आंसर क्या होता? चल जाता, लेकिन यहाँ CD4 लिख दिया तो एग्जैक्टली ठीक है। मैंने आपको बताया रूल ऑफ 8 के अंदर MHC2 को आप किसके साथ बाइंड करवाओगे क्या आंसर 8 आ जाए? सिंपली 4 से, यानी कि CD4 सेल्स के साथ, हेल्पर टी सेल के साथ। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है इंटरफेरॉन इज प्लेस्ड अंडर। अब ये जो इंटरफेरॉन है इसको आप कहाँ रख सकते हो? इंटरफेरॉन एक केमिकल सब्सटेंस है, तो अब इंटरफेरॉन क्या फिजिकल बैरियर में आएगा? फिजिकल बैरियर में तो स्किन वगैरह आ जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता।
सेल्यूलर बैरियर होगा। देखो सेल्यूलर बैरियर की जब हम बात करते हैं तो सेल्यूलर बैरियर के अंदर आपके पास तमाम सेल्स आ जाएंगे, जैसे मैक्रोफेज वगैरह आ जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। अब अकॉर्डिंग टू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, इंटरफेरॉन को आप बायोकेमिकल बैरियर में रख सकते हो। बायोकेमिकल बैरियर में आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं, साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ क्या बनता है? ऑप्शन सी बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है वेरिएशन इन अडेप्टिव रेजिस्टेंस अमंग इंडिविजुअल इज एट्रीब्यूटेड टू। अब वही बात जो मैंने स्टार्ट में की कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में जो डिफरेंस है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल, आइडेंटिकल जीनोम, आरबीसी एंटीजन लेवल, प्लेटिलेट काउंट नहीं, प्लेटिलेट काउंट के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, आरबीसी एंटीजन के ऊपर भी नहीं, ठीक है, आइडेंटिकल जीनोम के ऊपर भी नहीं ऑब्वियसली। डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल वुड बी द राइट आंसर। डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट है, इनकी इसकी वजह से आपको अडेप्टिव रिस्पॉन्स में भी, अडेप्टिव रेजिस्टेंस में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे नेचुरल किलर सेल इंटरैक्शन विद MHC1 ग्रुप इज थ्रू इट्स। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप नेचुरल किलर सेल को देखो और नेचुरल किलर सेल MHC के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, इस चीज़ को देखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि MHC, नेचुरल किलर सेल और MHC ये किस तरीके से आपके पास काम कर रहे होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब होता यह है कि हमारे पास जो नेचुरल किलर सेल है ना, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ नेचुरल किलर सेल बनाऊँ, मान के चलो दिस इज योर नेचुरल किलर सेल। अब ये नेचुरल किलर सेल आपको यहाँ पे मिल रहा है, और जब नेचुरल किलर सेल को आप देखोगे, मान के चलो यहाँ पे एक और सेल है जिसके ऊपर ये MHC1 है। ठीक है, दिस इज MHC1 जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब MHC1 और नेचुरल किलर सेल हमें समझ में आता है, ओके सर, ठीक है, समझ में आता है। आगे अब देखो, होता ये है कि हमारे पास यहाँ पे MHC1 है। अब इस MHC1 को चेक करेगा कौन? नेचुरल किलर सेल। अब इस MHC1 के अंदर कोई भी ऑल्टरेशन है, इस MHC1 के अंदर कोई भी मसला है, इस MHC1 में कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, तो ये नेचुरल किलर सेल क्या करेगा? इसको मार गिराएगा। ये कब होगा? जब इस MHC1 के ऊपर कोई मसला मौजूद, तो यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसको आप इनहिबिटिंग रिसेप्टर कहते हो। अगर ये इनहिबिटिंग रिसेप्टर इसके साथ नॉर्मली बाइंड कर गया, मतलब MHC1 ठीक है, तो ये इनहिबिटर रिसेप्टर इसके साथ नॉर्मली बाइंड करेगा। जब वो नॉर्मली बाइंड करेगा तो क्या करेगा? इस नेचुरल किलर सेल को इनहिबिट कर देगा। लेकिन अगर ये MHC1 खराब हुआ, MHC1 में कोई ऑल्टरेशन हुई, डिस्टर्बेंस हुई, एबनॉर्मलिटी हुई, तो ये इनहिबिटरी सेल रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और ये क्या करेगा? ये आपके पास जो है वो बेसिकली ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? नेचुरल किलर सेल हमला कर देगा किसके ऊपर? ये वाले MHC1 वाले सेल के ऊपर, बेसिकली जिसके अंदर कोई मसला था। तो यहां आंसर इनहिबिटरी रिसेप्टर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते, और अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं अ प्रिंसिपल टी हेल्पर को स्टिमुलेटरी लाइगेंड रिसेप्टर पेयर विद बी सेल। अब अगर आप बी सेल के साथ हेल्पर टी सेल को देखो तो होता यह है, ये बी सेल है, इस बी सेल के ऊपर MHC2 है, MHC2 है, और साथ में यहाँ पे एक को स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, दिस इज द को स्टिमुलेटरी रिसेप्टर, जिसे आप CD40 सेल कहते हो, CD40 रिसेप्टर कहते हो। अब यहाँ पे आपको हेल्पर टी सेल मिल रहा है, दिस इज हेल्पर टी सेल। अब ये हेल्पर टी सेल इस CD40 के साथ बाइंड करेगा विद CD40L, ठीक है, CD40L से बाइंड करेगा। तो अब हमारे पास जो को स्टिमुलेटरी वाली चीज है वो ये वाली है, CD42 CD40L। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो CD40L to CD40 बनेगा, तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बन जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे मैक्रोफेज में पूछ लिया जाए तो मैक्रोफेज के अंदर B7 को स्टिमुलेटरी होता है जो मैक्रोफेज के ऊपर होता है, और ये बाइंड करेगा CD28 के साथ को स्टिमुलेटरी, जो आपको हेल्पर टी सेल के ऊपर मिलेगा। ठीक है, दैट इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना जो आप समझ के चल सकते हो, आपसे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिजल्ट इन। ह्यूमोरल इम्यूनिटी से क्या होता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट की वजह से डेवलप होती है। अब बी लिम्फोसाइट अल्टीमेटली क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट अल्टीमेटली जो काम करते हैं वो एंटीबॉडी रिलीज करने का काम करते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा? एंटीबॉडी रिलीज करेगा कौन? प्लाज्मा सेल। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है MHC1 एक्सप्रेशन इज एब्सेंट फ्रॉम। MHC1 आपको कहाँ नहीं मिलेगा? ठीक है, MHC1 हम तमाम के तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर होगा, प्लेटिलेट्स के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आप देख लो, हेपेटोसाइट एक आपके पास जो है वो सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, तो ये तो नहीं हो सकता। न्यूरॉन्स भी नहीं हो सकता, न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑब्वियसली नहीं।
तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी आरबीसी, क्योंकि ए न्यूक्लिएट है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है? देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का मतलब ये मोनोक्लोनल, एक जैसी। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये किसी एक एंटीजन के खिलाफ बन रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सवाल है आपका यही है, अ मिक्सचर फ्रॉम मेनी क्लोन्स नहीं, एक ही सेल होता है जो एक्टिवेट होके एक ही तरह की एंटीबॉडी रिलीज करता है, जिसको आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कह लो, क्योंकि एक सेल जाहिर सी बात है एक एंटीजन की वजह से स्टिमुलेट होगा तो उसी एंटीजन के खिलाफ ये एंटीबॉडी रिलीज करेगा। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल WBC क्लोन, एक ही WBC क्लोन से डिराइव हुआ होता है और बाइंड द सेम एपिटोप, एपिटोप समझ लो एंटीजन। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है हाइब्रिड ओमास आर वैल्यूएबल बिकॉज दे। ये जो हाइब्रिड ओमास होते हैं ये वैल्यूएबल क्यों होते हैं? देखो, हाइब्रिड ओमास आप तब बनाते हो जब हाइब्रिड ओमास बनाने के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि आप इसको किसी ऐसे सेल के साथ कंबाइन करते हो जो रैपिडली डिवाइड कर सके। तो जाहिर सी बात है यहां पे भी आप क्या करोगे? रेप्लिकेट इनडेफिनेटली वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। कैनॉट डिवाइड तो नहीं हो सकता, ओनली लिव फॉर डेज भी नहीं हो सकता, प्रोड्यूस साइटोकाइन भी नहीं हो सकता, यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अब ये हाइब्रिड ओमास आप जो डेवलप करते हो वो इसलिए डेवलप करते हो ताकि एक तो रेप्लिकेट करें इनडेफिनेटली, दूसरा स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो आपको चाहिए वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनता है। आगे चलेंगे। कह रहा है प्रोडक्शन स्टेप्स फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंक्लूड इम्यूनाइजिंग माइस, स्क्रीनिंग ब्लड एंड आइसोलेटिंग स्पिनोसाइट एंड। अब आप क्या करते हो? अगर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बनाने के प्रोसेस को देखो तो उसके अंदर आप क्या करते हो? सबसे पहले तो माइस को, चूहे को इम्यूनाइज करते हो, फिर उसके ब्लड को स्क्रीन करते हो, स्पिनोसाइट्स को अलग करते हो, और फिर आप इस स्पिनोसाइट को मिला देते हो माइलोमा से। माइलोमा मतलब ऐसा सेल जो कि एबनॉर्मल है। माइलोमा आप ये समझ के चल सकते हो अभी के लिए, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, बट अभी के लिए आप ये समझो कि माइलोमा इज एबनॉर्मली डिवाइडिंग सेल्स, बहुत रैपिडली डिवाइड करता है। तो इससे आप इसको मिलाओगे ताकि ये रेप्लिकेट करे इनडेफिनेटली और बना लोगे हाइब्रिडोमा। तो आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलते हैं। कह रहे डिजायर्ड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग क्लोन्स आर सेलेक्टेड। डिजायर्ड एंटीबॉडी क्लोन्स, ठीक है, मतलब जो एंटीबॉडीज आपको चाहिए वो प्रोड्यूस करने वाले जो क्लोन्स हैं, सेल्स हैं, उनको आप सेलेक्ट करते हो रैंडमली नहीं, आफ्टर स्क्रीनिंग फॉर एंटीबॉडी क्लास टाइप प्रोड्यूस। यस ऑब्वियसली, कौन सी एंटीबॉडी वो बनाया उसकी बेसिस के ऊपर आप उसकी सिलेक्शन करोगे, तो यहां आंसर ऑप्शन बी बनेगा। आगे चलते हैं। कह रहा है बियॉन्ड कैंसर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी असिस्ट इन। कैंसर के अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किस किस के अंदर काम करेगी? कैंसर के अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ग्लूकोज सिंथेसिस में रोल प्ले करेगी, नो, फैट को डाइजेस्ट करने में नो, कॉन्ट्रैक्ट मसल नो। तो यहाँ आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन ही बनता है, क्योंकि डायग्नोसिस के अंदर, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट डिजीज की डायग्नोसिस के अंदर भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ही बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैन ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट ऑटो इम्यून डिजीज सच एज। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑटो इम्यून डिजीज से भी बचने में रोल प्ले करती है। कैसे? कौन से डिजीज से? देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑटो इम्यून डिजीज से बचने में रोल प्ले कर रही है। अब आपने ऑटो इम्यून डिजीज ढूंढ लेना है। रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी एक ऑटो इम्यून नहीं है। ऑटो इम्यून का मतलब है मेरी बॉडी अपने ही आप पे हमला कर रही है, यानी कि सेल्फ वर्सेस सेल्फ वाली कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे होता ये है कि जॉइंट्स के ऊपर एंटीबॉडीज हमला कर देती हैं और अपने ही जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन भी बनता है। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहा है ट्यूमर इनफिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स कंपोजिशन इंक्लूड। अब ये ट्यूमर इनफिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट का मतलब ये है कि व्हेनेवर देयर इज ट्यूमर, तो ये जो लिम्फोसाइट है ये उस तरफ जाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? मेनली तो मेजॉरिटी अमाउंट में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, जाहिर सी बात है ट्यूमर सेल को खत्म करना है, लेकिन उसके साथ बी सेल्स भी होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल, मास्ट सेल, बेसोफिल, सब मिलेंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी क्लासिकल एग्जांपल मैलिग्नेंट मेलानोमा के अंदर आपको दी हुई है कि मैलिग्नेंट मेलानोमा के अंदर भी ये काम करते हैं, जो कि एक स्किन कैंसर है। आगे चलते हैं।
कह रहा है मेन प्रोपोर्शन ऑफ ट्यूमर इनफिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट, मैंने आपको बताया साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो आंसर ऑप्शन बी बनता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है अ नेचुरल किलर्स इनहिबिटरी रिसेप्टर एंगेजमेंट विद MHC1 टिपिकली। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया नेचुरल किलर सेल के ऊपर इनहिबिटरी रिसेप्टर है और ये MHC1 है। अगर MHC1 नॉर्मली बाइंड कर रहा है इनहिबिटरी रिसेप्टर के साथ तो ये सेल नेचुरल किलर सेल इनहिबिट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और अगर ये नहीं है तो ऑब्वियसली ये इनहिबिट नहीं हो पाएगा और सेलेक्टिव होकर काम करेगा इसके ऊपर। तो अल्टीमेटली इट ट्रिगर a natural killer cell inhibitory receptor engagement with MHC1। अगर inhibitory receptor MHC1 के साथ बाइंड कर जाए तो क्या होगा, किलिंग स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, अगर बाइंड नॉर्मली कर रहा है तो देयर विल बी रिस्ट्रेन नेचुरल किलर मीडिएटेड किलिंग, तो नेचुरल किलर सेल को एक मारने नहीं देगा, तो आंसर यहां ऑप्शन बी बनेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, आगे चलिए। कह रहा है हेल्पर टी सेल मेनली कम्युनिकेट विद अदर सेल यूजिंग। हेल्पर टी सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करता है? डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करके, और इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को आप साइटोकाइंस कहते हो, तो आंसर यहां ऑप्शन बी बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, आगे चलते हैं। कह रहा है अ फीचर डिस्टिंग्विशिंग ह्यूमोरल फ्रॉम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज दैट। एक ऐसा फीचर जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से डिफरेंशिएट करेगा। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बी सेल्स आते हैं और बी सेल्स एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, जबकि टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। तो टी सेल ओनली कौन काम करता है? ये तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप में काम होता है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी कैसे टी सेल से काम करेगी? ऑब्वियसली नहीं, यूजेस एंटीबॉडी। यस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप करता है एंटीबॉडीज, तो आंसर यहां ऑप्शन बी बनता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे बी सेल टाइप डिस्प्लेइंग एंटीजन टू हेल्पर टी सेल अंडर MHC2 इज एन एग्जांपल ऑफ। बी सेल हेल्पर टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करता है, तो ये किसकी एग्जांपल होगा? ऑब्वियसली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की एग्जांपल होगा, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर बहुत सिंपल सा बनता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है को स्टिमुलेटरी इंटरैक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल विद मैक्रोफेज। तो अभी हमने देखा हेल्पर टी सेल का मैक्रोफेज के साथ जो को स्टिमुलेटरी इंटरैक्शन होता है वो B7 होता है आपके पास, कहाँ पे? मैक्रोफेज के ऊपर, और CD28 होता है आपके पास हेल्पर टी सेल के ऊपर। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है बी सेल प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यू प्ले अ क्रूशल रोल इन। बी सेल जो कि ब्लड में और टिश्यू में है, वो किस में क्रूशल रोल प्ले करते हैं? तो बी सेल का काम एडेप्टिव इम्यूनिटी में, तो आंसर ऑप्शन ए बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। कह रहा है हेल्पर टी सेल एक्टिवेशन फेलियर अकर इफ। हेल्पर टी सेल की एक्टिवेशन कब नहीं हो पाए? बहुत सिंपल सी बात है, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होता है तब जब इसके साथ MHC2 की बाइंडिंग होगी। तो अगर पेप्टाइड इज मिसिंग ऑन MHC2 के ऊपर कोई पेप्टाइड है ही नहीं, MHC2 के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो हेल्पर टी सेल कैसे एक्टिवेट होगा? फेलियर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज हाई, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, RBC से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लेटिलेट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है अ शैलो ओपन एंडेड बाइंडिंग ग्रूव इज प्रॉपर्टी ऑफ। शैलो ओपन एंडेड बाइंडिंग ग्रूव ये किसका होता है? तो अभी हमने देखा था जो आपके पास MHC2 होता है, ये MHC2 का जो बाइंडिंग ग्रूव होता है वो आपको कुछ इस तरह का मिलता है, तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है टी सेल डिफरेंशिएट इनटू सब टाइप्स आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल चीफली टू। अब होता क्या है कि टी सेल डिफरेंट सब टाइप्स में डिफरेंशिएट करता है, कब? जब हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होता है। सीक्रेट आइडेंटिकल साइटोकाइन नहीं, एक जैसे साइटोकाइन रिलीज नहीं करता, डिफरेंट साइटोकाइन रिलीज करता है और फिर वो डिफरेंट WBCs को जाके एक्टिवेट करते हैं, तो यहां आंसर ऑप्शन बी बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, बहुत आसान सवाल था। आगे चलते हैं। कह रहे लिम्फोकाइन किसकी बेस्ट एग्जाम्पल है? बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय लिम्फोकाइन को कैसे एग्जाम्पलीफाइड कर सकते हो, उसकी कैसे एग्जाम्पल को दे सकते हो? तो हेल्पर टी सेल रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 2, ये इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है लिम्फोकाइन की, तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है विदाउट CD4, अगर CD4 ना हो विच इंटरैक्शन बिकम इम्पॉसिबल। तो CD4 कहाँ होता है? CD4 दिखता है H की तरह, तो ये हेल्पर टी सेल के ऊपर होगा, और हमेशा 4 बाइंड करता है MHC2 से, तो देख लो हेल्पर टी सेल विद MHC2,
दिस इज अ राइट आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, रूल ऑफ 8 अगर आपको याद है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है द टर्म सेल आइडेंटिफिकेशन कार्ड रेफर टू। ये जो टर्म है ना सेल आइडेंटिफिकेशन, ये क्या होती है? देखो मैंने बताया जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनके ऊपर MHC 1 है। ये इन तमाम सेल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये इन तमाम सेल्स को आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपके पास एक कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड होता है और वो आपको ये बताता है कि भाई आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सेल को बताता है कि इस बॉडी का सेल है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, बहुत ईजी सवाल था। आगे चलते हैं। कह रहा है पर्सन रिसीविंग इम्यून सेरम गेन्स, एक ऐसा बंदा जो इम्यून सेरम ले रहा है। इम्यून सेरम किसके अंदर आता है? ऑब्वियसली इम्यून सेरम, बना बनाया इम्यून सेरम आपको मिल रहा है, दैट इज आर्टिफिशियली मिल रहा है। एक्टिव है पैसिव है? ऑब्वियसली पैसिव है, तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी मिलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है अ किल्ड पैथोजन प्रिपरेशन गिवन टू एन इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एज। आपने एक किल्ड पैथोजन लिया, मार दिया उस पैथोजन को, और मारने के बाद आपने उस इंडिविजुअल में लगा दिया, एक इंडिविजुअल में लगा दिया। ये क्या है? ये बेसिकली किल्ड वैक्सीन है, लाइफ तो नहीं होगी, ठीक है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आप कह सकते हो इसे। यस, दिस वुड बी द राइट आंसर। टॉक्सॉइड तो नहीं होगी, सब यूनिट कॉन्जुगेट भी नहीं होगी, तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बन सकता है, किल्ड। तो लाइव अटेन्यूएटेड तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहा है हेल्पर टी सेल एक्टिवेशन इज सेंट्रल टू इनिशिएटिंग। हेल्पर टी सेल जब एक्टिवेट होता है तो ये एक सेंटर का काम करता है, किसके लिए? क्योंकि बाद में जाके बी सेल को एक्टिवेट करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल। आगे चलते हैं। हाइब्रिडोमास रिजल्ट फ्रॉम फ्यूजिंग। हाइब्रिडोमास को आप कैसे डेवलप करते हो? अगर आपको याद हो, पहले आप माइस को इम्यूनाइज करते थे, फिर उसके ब्लड को स्क्रीन करते थे, फिर स्प्लिनोसाइट्स को, स्प्लीन के सेल्स को अलग करते थे और उनको माइलोमा जो कि एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनसे मिला देते थे, फ्यूज करते थे। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है सेलेक्टेड क्लोन यूज फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज चूजन बिकॉज इट। अब जाहिर सी बात है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में मैं एक तरह की एंटीबॉडी बनाना चाह रहा हूँ। मैं क्यों चूज कर रहा हूँ? क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक तरह की एंटीबॉडी की क्लास बनाना चाह रहा हूँ एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। सही है, आगे चलेंगे। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है एक इम्यून सप्रेसिव ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट से क्या होता है। देखो होता ये कि मैलिग्नेंट मेलानोमा जैसी कंडीशंस के अंदर, जहाँ पे स्किन कैंसर है, मैलिग्नेंट मेलानोमा वाली कंडीशन के अंदर जो ट्यूमर इनफिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये आके अपना रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ट्यूमर इतना बढ़ चुका होता है कि नहीं कर पाते, एंड अल्टीमेटली अब ये ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, देयर विल बी वीक एलिमिनेशन ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल प्योरली तो ख़त्म नहीं होता, पूरा तो नहीं ख़त्म होता, लेकिन देयर विल बी वीक एलिमिनेशन। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलेंगे। कह रहे हेल्पर टी सेल लैकिंग को स्टिमुलेशन वुड लाइकली। अगर एक हेल्पर टी सेल है और उसको को स्टिमुलेट नहीं किया जा रहा तो क्या होगा? अगर उसको को स्टिमुलेट नहीं किया जा रहा तो वन एक्टिव रहेगा, अनरिस्पॉन्सिव रहेगा। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलेंगे। इस सवाल में आपसे कह रहा है अडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिसिटी इज अकाउंटेड फॉर बाय। ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी में स्पेसिफिसिटी होती है कि सिर्फ इस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करेगा, ये किसकी वजह से होती है? इट इज अकाउंटेड बाय विच? तो इट इज अकाउंटेड बाय एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन टी एंड बी सेल। कौन सा एंटीजन बाइंड कर रहा है टी सेल के ऊपर या बी सेल के ऊपर, इसकी वजह से एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के खिलाफ रिस्पांस जनरेट होता है। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चल सकते हैं। कह रहा है CD440 और CD40L इंटरैक्शन इज सेंट्रल टू एक्टिवेशन। अभी हमने देखा बी सेल और हेल्पर टी सेल में जो को स्टिमुलेशन होती है वो इसी से होती है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है अ फीचर ऑफ बी सेल रिसेप्टर कंपेयर्ड विद टी सेल इज दैट बी सेल इंक्लूड। अब बी सेल के अंदर अगर मैं टी सेल रिसेप्टर को देखूं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टी सेल में आपका टी सेल के रिसेप्टर के अंदर
आपको अल्फा चेन बीटा चेन देखने को मिलेगी। और असल कहानी ये है कि यहाँ पे अल्फा चेन बीटा चेन तो है, लेकिन सवाल ये कह रहे हैं कि बी सेल रिसेप्टर के मुकाबले में टी सेल रिसेप्टर में, बी सेल रिसेप्टर में ऐसा क्या है जो टी सेल में नहीं है। यहाँ पे लाइट और हैवी चेन देखने को मिल रही है, कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन दोनों में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी मिलता है। लाइट और हैवी चेन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बी सेल रिसेप्टर के अंदर, क्योंकि बी सेल रिसेप्टर मेनली आईजीडी होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी बन सकता है आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है अ पैथोजन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है अ पैथोजन हाइडिंग इनसाइड द होस्ट सेल इज बेस्ट टारगेटेड बाय, एक ऐसा पैथोजन जो कि होस्ट सेल के अंदर, अब होस्ट सेल के अंदर आ चुका, तो होस्ट सेल के जब अंदर आ चुका है तो ऑब्वियसली ये सेल को इन्फेक्ट कर चुका है। तो यहाँ पे कौन सी इम्यूनिटी मेनली काम करती है, ह्यूमोरल या सेल मीडिएटेड? अब अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे जो असल काम करेगा वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करेगी, क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी अकेले तो बी सेल काम कर रहे होते हैं और बी सेल प्लाज्मा सेल रिलीज करके, प्लाज्मा सेल बना के एंटीबॉडी बनाएंगे। अब ये एंटीबॉडी अंदर तो नहीं जा सकती मेनली, तो यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मेनली रोल आता है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नॉर्मली अंदर जाने वाले पैरासाइट से, सेल के अंदर जाके जो पैरासाइट काम कर रहे होते हैं उनको जाके मारने में हेल्प करेगी। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनता है। यहाँ पे आके हमने तमाम क्वेश्चंस को जो इम्यूनिटी से रिलेटेड थे, तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लिया और तमाम क्वेश्चंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। आई होप सो कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो चुके होंगे। स्टिल अगर आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।